वेलकम बैक टू अवर चैनल लेखांकन विद्यापीठ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बेटा जो आपको सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करा रहा है। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, अगर आपको आज से पहले लगता था साइंस में डर, तो आपको किधर जाना है? इधर। ठीक है जी। So I am Ritu Sharma, having 18 plus years of experience in my teaching field. As you know, we are doing the most scoring chapter of biology, that is control and coordination. इससे पहले बेटा हम इस चैप्टर की आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा चुके हैं, जिसमें कि हमने टॉपिक जो कवर करे थे, नर्वस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा, साथ साथ में हमने ये पढ़ा कि प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट्स हैं वो दो तरीके की होती हैं। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो क्या था कि प्लांट के अंदर स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो मूवमेंट है, जिसका ग्रोथ से कोई कंसर्न नहीं है, दैट इज कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। अब हम ऐसे मूवमेंट के बारे में बात करेंगे प्लांट्स के, जो कि ग्रोथ से रिलेटेड है। तो बेटा यहां से ना बेसिकली एक क्वेश्चन आता है आपको कि हाउ मेनी टाइप ऑफ मूवमेंट कैन बी सीन इन प्लांट्स। तो टू टाइप की मूवमेंट जो है वो हम प्लांट्स में देख सकते हैं। एक होता है रिलेटेड टू ग्रोथ और एक होता है नॉन रिलेटेड टू ग्रोथ। रिलेटेड टू ग्रोथ वाली जो मूवमेंट है, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो मूवमेंट ग्रोथ से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, साथ साथ में वहां पर स्टिमुलस का भी अपना स्पेसिफिक एक रोल है। ऐसी मूवमेंट्स को बोला जाता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और ऐसी मूवमेंट जो कि ग्रोथ से रिलेटेड नहीं थी, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसका क्या नाम था बेटा? हमारा नास्टिक मूवमेंट। तो अब ये जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस के कारण भी ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट है। कुल मिलाकर आप इसको सिंपल वर्ड्स में कैसे समझ सकते हैं कि ऐसी मूवमेंट जो कि ग्रोथ से रिलेटेड तो है, साथ साथ में वहां पर स्टिमुलाई भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसी मूवमेंट्स को एक पर्टिकुलरली नाम दे रखा है ट्रॉपिज्म। क्लियर बेटा? अब अगर जो मूवमेंट है वो स्टिमुलाई के टुवर्ड्स है तो पॉजिटिव हो गए हमारे ट्रॉपिज्म, और अगर वो स्टिमुलस के अगेंस्ट है तो वो कैसे हो जाएगी? हमारी नेगेटिव ट्रॉपिज्म। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमें ये जो ट्रॉपिज्म है, ट्रॉपिज्म को बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट भी बोला जाता है। यू हैव टू लर्न इट। फर्स्ट है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो का मतलब है कि जब हमारा स्टिमुलाई क्या है? टच। अगर टच के टुवर्ड्स मूवमेंट हो रही है, जैसे कि टेंड्रिल्स ऑफ पी प्लांट। जो पी प्लांट है, ये देखो बेटा, ये जो पी प्लांट है ना, इसमें ऐसे जो ये स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, इनको बोला जाता है टेंड्रिल्स। ये क्या करते हैं? जैसे ही इसके नियर बाय कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये उसके टुवर्ड्स मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके चारों तरफ क्या करते हैं? कॉइल की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। The side of the tendril touching the support grows slower and the opposite side grows faster. टेंड्रिल की ये स्पेशलिटी, और यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टेंड्रिल है, इसकी मूवमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स कैसी है, जो इसको टच करने के लिए मिलेगी, जहां पे इसको सपोर्ट मिलेगी, और उसके अगेंस्ट कैसी है? तो जो सपोर्ट के टुवर्ड्स है, जैसे सपोर्ट को टच किया, इसकी मूवमेंट थोड़ी स्लो हो जाती है, जबकि इसके पीछे वाला जो पार्ट है, देखो यहाँ पर ये जो था मेरा टेंडल, तो ये वाला जो पार्ट है जो इसके जस्ट सपोर्ट में है, यहाँ पर मूवमेंट कैसे हो जाएगी? स्लोअर। जबकि इसके पीछे वाला जो पार्ट है, वहां पर मूवमेंट कैसे हो जाएगी? हमारी फास्टर। नेक्स्ट टाइप ऑफ फोटोट्रोपिज्म इज नॉन एज फोटोट्रोपिज्म। अब बेटा देखो, नाम से पता लग रहा है, फोटो मीन्स सनलाइट। It means when the stimuli is light, shoots bend towards light. आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी गिवन है, वहां पर हमने क्या किया था? एक पॉटेड प्लांट लिया, ठीक है, उसको इस तरह से अरेंज किया कि उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है, विंडो से आ रही है। तो वहां पर हमने देखा था कि जो ये प्लांट है, इसका जो स्टेम है वो देखो सनलाइट के टुवर्ड्स बेंट हो गया। तो ये वाली जो मूवमेंट है हमारी, ये कैसे होगी बेटा? हमारी पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि स्टिमुलाई के टुवर्ड्स अगर मूवमेंट हो रही है तो पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्योंकि स्टिमुलाई मेरा कौन सा है? फोटो मीन्स सनलाइट, दैट्स व्हाई दिस मूवमेंट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म।
अब यहाँ पर जो रूट है इस प्लांट की, रूट ऑब्वियस बात है वो किधर की तरफ जाएंगी बेटा, सन के अवे, है ना, वो तो जमीन की तरफ जा रही है, तो इसलिए रूट्स बेंड्स अवे फ्रॉम लाइट, दिस इज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। एक बार दोबारा से सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ, जब कभी भी मूवमेंट प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड तो है, साथ साथ में क्या है, वहां पर स्टिमुलाई भी अपना रोल प्ले कर रही है, तब इस तरीके की मूवमेंट को हम लोगों ने क्या नाम दिया गया है, उसको ट्रॉपिज्म। ठीक है, तो ट्रॉपिज्म जो है स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग उनको 3-4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखो कि जैसे जैसे मेरा जो स्टेम है वो सन की लाइट के टुवर्ड्स आ रहा है, इट मींस मुझे यहाँ पर क्या इंडिकेशन मिल रही है कि भाई द प्लांट इज ग्रोइंग, प्लांट के अंदर ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट तो है, साथ साथ में स्टिमुलाई भी यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। यहाँ पर जितने भी स्टिमुलाई है ना, ये आपको लर्न करने हैं इनके नाम। जब ग्रेविटी एक स्टिमुलाई की तरह से रोल प्ले करती है, ऑब्वियस सी बात है, जो प्लांट की रूट्स होती हैं बेटा वो हमेशा ग्रेविटी के टुवर्ड्स मूवमेंट कर रही है, तो रूट की यहाँ पर जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म हो गई, जबकि जो शूट की मूवमेंट है, ये शूट क्या करता है, हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, तो शूट की जो मूवमेंट हो गई वो कैसे होगी, हमारी नेगेटिव ट्रोपिज्म। क्लियर है एकदम। इसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोट्रोपिज्म, व्हेन वाटर एक्ट्स एज स्टिमुलाई। जब पानी की वजह से प्लांट के पार्ट में मूवमेंट हो रही है, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर रूट्स जो हैं, हमने फर्स्ट क्लास से ये बात पढ़ रखी है कि प्लांट की रूट्स जो हैं सोइल के अंदर जाकर वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके लेकर आती हैं, तो रूट्स कहाँ जा रही है, वाटर के टुवर्ड्स, कैसे मूवमेंट हो गई, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट वाली, ये देखो यहाँ पर दिखा रखा है पिक्चर में, कीमोट्रोपिज्म। बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, रिस्पॉन्स टू केमिकल, नाम से पता लग रहा है कीमोट्रोपिज्म। जब केमिकल्स के टुवर्ड्स मूवमेंट हो रही है प्लांट में, तो तब इस तरीके की मूवमेंट का नाम है कीमोट्रोपिज्म। एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अभी हम लोग रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, या फिर ऑलरेडी आप लोग बेटा क्या पढ़कर आ चुके हो, पोलिनेशन का टॉपिक 7th क्लास में था ना हमारा, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। क्या था वो, कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। तो जैसे हमने वहां पर क्या देखा था कि जो मेरा पोलन ग्रेन है, वहां पर जैसे ही वो स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता है, उसके ऊपर एक पोलन ट्यूब जो है वो फॉर्म हो जाती है। ये जो पोलन ट्यूब फॉर्म हुई, क्योंकि इसको किधर की तरफ जाना है, ओव्यूल्स की तरफ जाना है, और यहाँ पर क्या होता है, केमिकल रिलीज होते हैं, उसकी वजह से वहां पर पोलन ट्यूब जो है वो जनरेट हुई। दैट्स व्हाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लांट्स दो तरीके की मूवमेंट शो करते हैं, एक है नास्टिक मूवमेंट, दिस इज नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ, ठीक है, दिस इज द मूवमेंट अगेंस्ट स्टिमुलाई, जैसे कि टच मी नॉट वाले प्लांट वाले केस में हमने देखा था। दूसरी मूवमेंट हमारी ग्रोथ से रिलेटेड प्लस टुवर्ड्स स्टिमुलाई, दिस इज नोन एज ट्रोपिज्म। नाउ अब बात करते हैं हम, ये जो केमिकल्स हैं जिनका नाम हम लोगों ने दिया हार्मोन्स, इनका अब एनिमल्स की बॉडी में क्या रोल है। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम लोगों ने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वर्क करने के लिए सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम सफिशिएंट नहीं है, इसलिए वहां पर एक और सिस्टम है जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्यों नाम दिया गया बेटा इस सिस्टम का, हमारी बॉडी में स्पेसिफिक जगह पर कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और वो ग्लैंड्स क्या करती हैं, वो अपने अंदर से सिक्रीशन रिलीज कर डायरेक्टली उसको ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर देती हैं, क्योंकि ये इंटरनली अपना सिक्रीशन सिक्रीट कर रही हैं। दैट्स व्हाई दीज ग्लैंड्स आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और इन्हीं एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन था उसको नाम दे दिया गया है हार्मोन्स। ठीक है, तो हार्मोन की डिफाइन हो गई बेटा, ये एक्चुअल में हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स, कहां से सिक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। दे रेगुलेट वेरियस फंक्शंस। अब ये जो हमारे हार्मोन्स हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस को
कंट्रोल करने का काम करते हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गई, मेटाबॉलिज्म हो गया और रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। अभी पूरे डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। अनलाइक, ये वाला क्वेश्चन अब की बार भी बोर्ड के पेपर में आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनलाइक नर्व इम्पल्सेस, fast but limited, hormones act more slowly but have wide ranging and long lasting effects across the body। तो ये क्वेश्चन आया था कि जो हमारा केमिकल सिस्टम है वो नर्व इम्पल्सिस के ऊपर क्यों प्रेफरेबल है। सेकेंडली, जो हमारा नर्व इम्पल्सिस वाला जो नर्वस सिस्टम वाला जो हमारा मैकेनिज्म है उसकी लिमिटेशन बताइए। ये क्वेश्चन आया था बेटा। हमने क्या देखा था कि जब नर्व इम्पल्सेस बनते हैं तो वहां पर पूरा एक मैकेनिज्म था, क्या कि वो डेंड्राइट की टिप से सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से नर्व एंडिंग, साइनेप्स को क्रॉस करते हुए दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट की टिप के ऊपर जाते हैं। तो जब एक बार ये पूरा ट्रांसमिशन हो जाता है तो उसके बाद रीसेट के लिए टाइम लिया जाता है, हमने पढ़ा था ना। और दूसरी चीज की लिमिटेशन क्या थी कि ये नर्व इम्पल्सेस जो है वो ईच एंड एवरी सेल तक नहीं जाते, ये सिर्फ उन्हीं सेल्स तक जाते हैं जो न्यूरॉन से डायरेक्ट कनेक्ट में होते हैं। तो दो लिमिटेशन थी उसकी। अब केमिकल सिस्टम की क्या बेनिफिट है, उसके एडवांटेज क्या है। बेशक से जो केमिकल या हार्मोनल सिस्टम है हमारा वो स्लोली काम कर रहा है, लेकिन क्या है उनका एक तो वाइड रेंजिंग है क्योंकि वो ब्लड में डायरेक्टली डिफ्यूज हो गए तो पूरी बॉडी में फैल जाएगा, और वो कंटिन्यूसली स्टेडली मूवमेंट है उनकी। तो आप लोगों ने इंग्लिश में एक प्रोवर्ब पढ़ रखे ना बेटा पहले, जो आप लोगों ने रैबिट एंड टॉर्टोइज वाली स्टोरी पढ़ी है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। केमिकल्स वाला जो केस है वो नर्व इम्पल्सिस की तरह फास्टर तो नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या करता है, लगा रहता है जी, और लास्ट में क्या होता है, ईच एंड एवरी सेल तक पहुंच जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हॉर्मोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पर रिलीज होते हैं, साथ साथ में इनका क्या काम है। तो सबसे मेन हार्मोन, वैसे तो बेटा सारे हार्मोन्स का अपना एक स्पेसिफिक रोल है, हम किसी भी हार्मोन्स को ये नहीं बोल सकते कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला है, ये कम इंपॉर्टेंस वाला है। लेकिन सबसे पहले हमें किसके बारे में दे रखा है, एड्रेनलिन हार्मोन, जिसको कि इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। तो नाम याद रख लेना जी। समटाइम्स 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेम द हार्मोन दैट इज आल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन एंड नेम द ग्लैंड फ्रॉम विच इट इज सिक्रेटेड। एक हार्मोन है जिसका नाम है एड्रेनलिन, सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड ड्यूरिंग स्ट्रेस, फियर और डेंजर। इसको इमरजेंसी हार्मोन क्यों नाम दिया गया बेटा, जब हम लोग किसी भी फियर या हम लोग किसी भी तरीके की स्कैरी सिचुएशन में होते हैं, मतलब कि जब आपको किसी भी चीज का डर है, ठीक है, एग्जाम्स का स्ट्रेस होगा, उसका डर है, यार सुबह तो मेरा फिजिक्स का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, मेरी तो कोई प्रिपरेशन नहीं हुई है, आपने कोई झूठ बोल दिया है, कोई गलती हो गई है आपसे और आपने अब तक पेरेंट्स को नहीं बताया, तब आपको डर लग रहा है यार पापा को पता चल जाएगा, मम्मी को पता चल जाएगा तो क्या होगा, है ना। किसी भी चीज का डर हो सकता है वो, ये जैसे छोटे बच्चे जो है कई बार डार्कनेस से डरते हैं, अंधेरा है बाहर मैं नहीं जाऊंगा। उस सिचुएशन में ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये हमारे ब्लड के अंदर इसको पोर कर दिया जाता है एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू, और ये इसका क्या काम होता है, ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है अब उस स्कैरी सिचुएशन को फेस करने के लिए। प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट बाय, कैसे कि आपने स्क्वेल का एग्जांपल देखा, देती हूँ मैं आपको। गिलहरी सब बच्चों ने देखी ना, आपने देखा कि मान लो गिलहरी इधर उधर घूम रही है अपने मजे में, वो दाना चुग रही है और मेरी कोई इंटेंशन नहीं है उस गिलहरी को छेड़ने की, मैं तो वैसे छत पर कपड़े सुखाने के लिए आई सपोज, तो गिलहरी क्या करती है बेटा, स्क्वेल क्या करती है, तुरंत ही वो वहां से 9 2 11 हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखोगे उस समय तो वो जो स्क्वेल है ना उसने अपनी बॉडी को प्रिपेयर किया, कैसे, उसकी जो टेल थी एक तो वो स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है, और वो वहां से फिर भाग जाती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जैसे उसको ये एहसास हुआ कि भाई मेरे लिए तो खतरा है, तुरंत उसकी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज हुआ और उसने फिर अपनी बॉडी को प्रिपेयर किया और वो वहां से भाग गई। तो ये जो है फाइट और फ्लाइट मीन्स उसके पास दो कंडीशंस थी। अब मान लो मेरी जगह वहां पर कोई दूसरा एनिमल होता तो हो सकता है कि उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा है तो वो क्या करती, उससे फाइट भी कर सकती थी। हमारे पास हमेशा दो सिचुएशंस होती हैं जब मुझे किसी भी चीज का डर है, भाई या तो मैं उससे भाग जाऊं या मैं उसका सामना करूं, जो भी चीज मुझे करनी है
दोनों ही सिचुएशन में क्या चाहिए मुझे, अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो वो सारी एनर्जी या मेरी बॉडी को जो प्रिपेयर कर रहा है वो एड्रेनलिन हार्मोन। कैसे किया है इसने, इंक्रीजिंग हार्ट रेट, एक तो हार्ट रेट को बढ़ा दिया मेरा। तो बेटा ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है ना, ये कैसे, चाहे वो स्क्विरल की बॉडी है, चाहे वो हमारी बॉडी है, किसी भी एनिमल की बॉडी है, उसको कैसे प्रिपेयर कर रहा है। एक तो हार्ट बीट हमारी उस समय बढ़ जाती है, मोर ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल, जिसका रिजल्ट क्या होगा, मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मसल्स को तो एक्शन करना है भाई, भागना है दौड़ना है तो मसल्स ही तो करेंगी। दूसरा, डाइवर्टिंग ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू स्केलेटल मसल, अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड की सप्लाई को थोड़ा सा किधर की तरफ मोड़ दिया जाता है, स्केलेटल मसल, क्योंकि स्केलेटल मसल को भी समय रोल प्ले करना है। यही कारण है कि जब आपको कोई डर लगता है किसी भी चीज का, तो हमारी जो भूख है वो थोड़ी कम हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है उस समय हम लोगों को। इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट, हम लोगों का ब्रीदिंग रेट जो है वो हाई हो जाता है ड्यू टू डायफ्राम एंड रिब मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि उस समय हमारी जो रिब्स या डायफ्राम मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। कुल मिलाकर क्या होगा, हेल्प्स द एनिमल बॉडी क्विकली रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसी, और इसका रिजल्ट कि जो वो एनिमल है वो तुरंत ही अब रिस्पॉन्ड करता है। सपोज ही मैं जा रही हूँ आराम से दौड़ते हुए गली में से, अचानक से कोई डॉगी जो है पीछे पड़ गया जी, भौंकना शुरू कर दिया, तो मेरे पास क्या सिचुएशन है, या तो मैं उसे डराऊं धमकाऊं, ठीक है, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा है कुछ लोग वहीं से पत्थर उठाकर मारना शुरू कर देते हैं, या फिर क्या होता है चिल्लाकर भागना शुरू कर दिया। दोनों ही कंडीशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए थी, एनर्जी। तो जो मेरी बॉडी ने, जो भी मेरी बॉडी के अंदर प्रिपरेशंस हुई वो किसकी वजह से, एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। क्लियर, तो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर। चलिए अब बात करते हैं कि जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स एंड ग्रोथ रिलेशन, क्या हमारी ग्रोथ की रेगुलेशन में इनका कोई लेना देना है या नहीं, ऑब्वियसली यस है बेटा। थायरोक्सिन हार्मोन एक ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। तो पहले मैं क्या करती हूँ आपको, हमारा ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना बेटा, इसकी एक बार डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज मेल ह्यूमन endocrine system and this is the diagram of female human endocrine system। हम क्या देखेंगे, मेल और फीमेल दोनों की बॉडी के अंदर बाकी सारी ग्लैंड्स जो हैं वो सेम है, सिर्फ इन वाली ग्लैंड्स को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड, अभी देखो उससे पहले मैंने आपको बताया था एडेनिलिन, एडेनिलिन हार्मोन जो मेरी किडनीज होती हैं, किडनी के जस्ट ऊपर लोकेटेड होता है एडिनल ग्लैंड। इन एडिनल ग्लैंड ने जो हार्मोन निकाला था उसने क्या काम किया था, स्कैरी सिचुएशन को फेस करने के लिए, मेरी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए क्या किया, अपने अंदर से एड्रेनलिन नाम का हार्मोन निकाला। अभी हम पढ़ रहे थे थायराइड ग्लैंड का, कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये देखो थायराइड ग्लैंड मेरे थ्रोट के अंदर सिचुएटेड है, और ये अपने अंदर से एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्या, रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। जो आप लोगों ने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो रहा था, तो ये पूरा उसको रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि कहाँ से निकला, थायराइड ग्लैंड से। रिक्वायर्स आयोडीन फॉर प्रोडक्शन, अब मेरी बॉडी के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है ये प्रॉपर अमाउंट में थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करे, उसके लिए क्या एसेंशियल है, मेरी बॉडी के अंदर आयोडीन का सफिशिएंट अमाउंट होना। आयोडीन का सफिशिएंट अमाउंट जो है वो थायरोक्सिन के रिलीज होने के लिए स्टिमुलस का काम करता है। दैट्स व्हाई वी आर एडवाइज्ड टू टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट। ये वाला क्वेश्चन बेटा आपके बाद बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाई वी शुड एडवाइज टू टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट इन अवर डाइट। हमें आयोडीन वाला नमक क्यों खाना चाहिए, क्योंकि आयोडीन जो है वो किसके लिए रिक्वायर्ड है, थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में रिलीज करे थायराइड ग्लैंड, उसके लिए। एक तो अब आयोडीन की कमी हो गई, थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में नहीं निकलेगा।
जब मेटाबॉलिज्म मेरा प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो वैसे बात है मेरी ग्रोथ भी अफेक्टेड होगी। प्लस अब अगर इस आयोडीन की कमी हो गई है और ज्यादा अगर कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो एक बीमारी जिसका नाम है गोइटर, स्वेलिंग इन द नेक, यहाँ पर जो मेरी नेक है, थायराइड ग्लैंड जब वो फुलकर मोटी हो जाएगी बेटा, इस बीमारी का नाम है गोइटर। जब हम लोगों ने 6th क्लास में डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ी थी तब पढ़ कर रहे थे। नेक्स्ट, ग्रोथ हार्मोन, दिस इज रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगेन एक बार पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन चेक कर लेते हैं बेटा हम लोग। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ना बेटा हमारी, ये हमारे ब्रेन के, देखो इसके लिए हमें यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। ब्रेन का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड एक छोटा सा मटर के दाने के बराबर, छोटा सा मटर के दाने के बराबर एक ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। इतनी छोटी सी ग्लैंड लेकिन इतना इसेंशियल रोल प्ले करेगी कि जिसकी वजह से इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन है बेटा कि नेम one endocrine gland, this is also, that is also known as master gland. So the answer is pituitary gland, and where it is located in our brain, ये हमारे मेडुला के पास होती है। चलिए अब हम वापस से अपने उसी वाले टॉपिक पर आ जाते हैं जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपने अंदर से जो हार्मोन निकाला उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। कंट्रोल्स बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ हार्मोन का काम है बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करना, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए बेटा तो ड्वार्फिज्म मींस बोनापन कि नॉर्मल हाइट से छोटे, और अगर एक्सेस में ये रिलीज हो जाए तो जेंटिज्म, दैत्याकार बन जाएंगे जी हम लोग। तो क्या होना चाहिए कि नॉर्मल जितना हमारी एज और सेक्स के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है तो उतना ही अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होए तो ही ठीक है। इसके बाद बात आती है जी सेक्स हार्मोन की। हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो वहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब प्यूबर्टी की एज आ जाती है तब क्या होता है, ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल के अंदर कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं जो कि मेल और फीमेल की बॉडी को डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो बेटा ऐसे थे जो कि दोनों की बॉडी में सेम होते हैं, जैसे हाइट बढ़ गई है, इमोशंस चेंज हो रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे थे जो कि दोनों की बॉडी में सेपरेट सेपरेट है, और वो किस चीज के लिए इंडिकेट कर रहे थे कि अब जो भी वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी की ओर अब अग्रसर है उसकी बॉडी, ठीक है। तो वो जो उसकी बॉडी में चेंजेस आए उनकी बॉडी के अंदर सेक्स हार्मोन रिलीज हो रहे थे, उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ये वाले जो हार्मोन्स है वो मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है। बाकी जितने भी हम हार्मोन्स पढ़ेंगे वो मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में सेम है, सिर्फ सेक्स हार्मोन्स को छोड़ दें। अब ऑब्वियस सी बात है हार्मोन अलग अलग हैं तो इनको रिलीज करने वाले ग्लैंड्स भी अलग अलग होंगी बेटा। तो मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन्स अभी मैंने आपको बता दिया प्यूबर्टी चेंजेस करते हैं, ठीक है। अब एक बार हम वापस से इनकी लोकेशन देख लेते हैं। जो बेटा हमारे मेल्स होते हैं, मेल्स के पास होती है 1 पेयर टेस्टिस, जबकि फीमेल्स के पास होती हैं 1 पेयर ओवरीज। ये दोनों आप कभी भी मिक्स नहीं कर आ जाना। हमारे जो थाइस के बीच में जो पार्ट होते हैं जिनको जेनिटल ऑर्गन्स भी बोला जाता है, हमें पता है वहां पर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिचुएटेड है। तो ह्यूमन मेल्स में स्कॉटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर टेस्टिस 1 पेयर टेस्टिस लोकेटेड होती है। ये जो टेस्टिस है ये क्या करती है, अपने अंदर से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज कर रही है जो कि मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि फीमेल्स में ओवरी 1 पेयर ओवरी है जो कि अपने अंदर से क्या रिलीज कर रही है, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रिलीज कर रही है। और ये हार्मोन क्या कर रहा है, फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट वन इज इंसुलिन। इंसुलिन तो आप लोगों ने सुना ना कि कई लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। रेगुलेटिंग ब्लड शुगर, एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन, इसका बेसिक काम क्या है, हमारे ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। कहाँ से रिलीज होता है, सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास। पैंक्रियास नाम की एक ग्लैंड है, ठीक है, वहां से ये सिचुएटेड होता है।
और दूसरा इसका काम क्या है, हेल्प सेल्स एब्जॉर्ब शुगर फ्रॉम द ब्लड थस लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। हमारे ब्लड के अंदर जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तुरंत ही हमारी पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज कर देती है और ये क्या करती है, ये हमारे ब्लड के अंदर से शुगर को अब्जॉर्ब करने का काम कर देती है। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए या फिर इम्प्रॉपर सिक्रेशन, जितने अमाउंट में सिक्रेट होना चाहिए मेरी एज और सेक्स के अकॉर्डिंग उतना सिक्रेट नहीं हो रहा है, तो एक प्रॉब्लम जिसका नाम है डायबिटीज, जिसको कि हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं जी, शुगर की बीमारी हो गई है, डायबिटीज हो जाती है, वेयर ब्लड शुगर लेवल रिमेन्स हाई। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी बेटा कि हो सकता है कि आपके कोई नॉन ऐसा कोई रिलेटिव या कोई नॉन ऐसा है कि जो इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं, वो इंसुलिन के इंजेक्शन खुद से, जो विक्टिम है वो खुद से अपने पेट में लगाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में ये जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन को प्रॉपर अमाउंट में नहीं निकाल रहा है, तो फिर हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ रहा है शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। अब ये जो दोनों डायग्राम है आपके एनसीईआरटी की बुक में गिवन है बेटा डायग्राम्स, वो डायग्राम आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमारा एक समरी है, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स पाए जाती हैं, ग्लैंड का नाम, ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले हार्मोन का नाम और उसका फंक्शन, ये आपको पढ़ना है। तो हम लोग बाकी सारे जो है पढ़ चुके हैं, ठीक है, सिर्फ अभी हमने ये नहीं पढ़ा था रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस, एक ग्लैंड जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। जब हमने ब्रेन के पार्ट पढ़े थे वहां पर पढ़ा था ना हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए हार्मोन रिलीज करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए स्टिमुलेट्स का काम करेगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रही है, बाकी सारे ग्लैंड्स के हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम कर रही है, और पिट्यूटरी को कौन स्टिमुलेट कर रहा है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेन जो है वो मेंशन कर दी है, ज्यादा जैसे पीनियल ग्लैंड ये सब जो है पाइनस ग्लैंड वो सब नहीं पूछी जाती है, तो इसलिए मैंने वो यहाँ पर मेंशन नहीं करी है। तो अब आपका बेटा ये चैप्टर खत्म हो गया है। एनसीईआरटी की बुक में क्या दे रखा है, एक न्यू टॉपिक ऐड ऑन हुआ है, फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म के लिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल। ये क्या करती है, फीडबैक का मतलब तो आपको पता है ना कि भाई पता लगा ना, हाँ भाई तुम बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम बताओ, जिसमें कोई पॉजिटिव पॉइंट बताया या नेगेटिव पॉइंट बताया, तो ये हाइपोथैलेमस क्या करती है, ये सारी एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर निगाह रखने का काम कर रहा है, कि जैसे ही पता लगा कि भाई कहीं पर थोड़ा सा भी माल फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई है, तुरंत ही अपने अंदर से हार्मोन निकालता है, जिसको स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोल सकते हैं, जो कि पिट्यूटरी के लिए स्टिमुलस का काम करेगी, और पिट्यूटरी जो है फिर बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करती है। तो अब आपका ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर बेटा जो है वो हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो वो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस आप लोगों की स्टडी को और ज्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए हम लोगों ने बेटा अपना इंस्टाग्राम चैनल भी लॉन्च किया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अभी आने वाले टाइम में हम लोग आप लोगों को सैम्पल पेपर साथ साथ में एमसीक्यूज के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह उन सब की वीडियोज भी प्रोवाइड करेंगे। तो अब आपके लिए क्या होमवर्क है, अगेन रिमाइंड करा देती हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। ठीक है बेटा, टेक केयर।